जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। अब 18 से 44 साल के लोग बिना रजिस्ट्रेशन के करवा सकते हैं वैक्सीनेशन। घंटों तड़पने के बाद एसएल की इमरजेंसी के बाहर पड़ी महिला ने तोड़ा दम। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर बने हुए पूरी तरह संवेदनहीन। डॉक्टर कर लेते महिला को समय से एडमिट तो बच सकती थी महिला की जान। कांग्रेस सेवादल के पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर की बैठक आयोजित। बिजली का बिल, स्कूलों की फीस माफ करने की सरकार से की मांग। कोविड-19 के बाद अब ब्लैक फंगस का आंकड़ा बढ़ा। ब्लैक फंगस से संक्रमित 3 मरीजों की हो चुकी है मौत। जिला अस्पताल में अलर्ट मोड जारी। आगरा के जिला अस्पताल में फार्मासिस्ट एसोसिएशन नर्सिंग स्टाफ ने काली पट्टी बांध किया विरोध प्रदर्शन। स्वास्थ्य कर्मियों को 25% अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि देने की मांग। आगरा में कोरोना का गिरा ग्राफ। 24 घंटे में 26 नए मामले आए सामने और 6 की हुई मौत। आगरा प्रशासन की अभी सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। जिला चिकित्सालय आगरा कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। कोविड-19 हॉस्पिटल सरकार द्वारा सभी कर्मचारी को प्रोत्साहन भत्ता 25% न देने के संबंध में शासनादेश की जराई प्रतियां। आगरा छावनी में सफाई कर्मचारियों से नौकरी के बाद ली जा रही है रिश्वत मांगने का मामला सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश आगरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद 25 और 26 मई को शपथ लेंगे ग्राम प्रधान। 27 को होगी ग्राम पंचायतों की पहली बैठक। अज्ञात कारणों से लगी झोपड़ी में आग, 11 पशुओं की हुई मौत। किसान झुलसा। आगरा जनपद के थानावाह क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिजौली का मामला। जमीनी विवाद को लेकर बुजुर्ग किसान पर हुआ जानलेवा हमला। गोली लगने से बुजुर्ग किसान हुआ गंभीर रूप से घायल। थाना शमशाबाद के क्षेत्र पुलिस चौकी का मामला। फिरोजाबाद में प्रधानी चुनाव के जीते हुए प्रत्याशी की दबंगाई आई सामने। हारे हुए प्रत्याशी पर लाठी डंडे से किया प्रहार। शिकाबाद राही गेस्ट हाउस में बनी गौशाला चेयरमैन पति ने किया आकस्मिक निरीक्षण। गोवंशों को हो रही परेशानी को देखकर तुरंत देखरेख करने के दिए निर्देश। ग्रामीणों ने सर्दी जुकाम को कोरोना बताने वाले झोलाछाप डॉक्टर की जमकर की पिटाई। फिरोजाबाद जनपद के थाना शिकाबाद क्षेत्र के नगड़ा जवाहर की घटना।
मथुरा में भगवान नरसिंह का जन्म कोरोना गाइडलाइनों का अनुपालन करते हुए हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर के अंदर भक्तों को आने की अनुमति नहीं दी गई। केंद्र सरकार ने 18 साल से 44 साल के लोगों को कोरोना वायरस का टीकाकरण के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर पहले से रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। टीकाकरण को लेकर जारी संशोधन के मुताबिक अब 18 से 44 साल के लोग सीधे केंद्र पर जाकर तुरंत वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोरोना टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब 18 से 44 साल के लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाकर टीकाकरण करवा सकते हैं। सरकार ने पहले की तरह कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में बताया गया है कि वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। कई राज्यों की ओर से शिकायत आ रही थी कि पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके लोग तय समय पर वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। गाइडलाइन तो अभी आई है और ऑन साइट के लिए हमें अभी कोई भी परमिशन नहीं मिली है। हमारे जो सिस्टम में ऑन साइट 0 ही दिखा रहा है, तो मगर उम्मीद है कि कुछ दिनों में ये आ जाएगा, क्योंकि कुछ वैक्सीन लास्ट में जो कुछ लोग आते हैं तो कुछ को लौटाना पड़ता है, या वाइल अगर खुलेगी तो वैक्सीन की बर्बादी होगी, तो उसके बचाव के लिए सरकार इस तरह से कदम उठा रही है। तो उम्मीद है कि कुछ दिन में चालू हो जाएगा। क्या लगता है सर, पोर्टल पर जरूरी बदलाव किए जाएंगे या इस फैसले की पीछे वजह क्या बताई जा रही है? वजह यही है कि वैक्सीन की बर्बादी ना हो और जो लोग अपॉइंटमेंट ले चुके हैं उनको दोबारा से रीशेड्यूलिंग ना करनी पड़े, तो उनका समय की भी बचत हो, तो इसी के चलते इसको किया जाएगा। यह सुविधा केवल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर है। इसके लिए कोविन पोर्टल पर बदलाव भी किए जाएंगे। कोविड-19 के बाद अब ब्लैक फंगस आगरा में अपना कहर बरसाने लगा है। पिछले 24 घंटों में लगातार मरीजों के आंकड़े बढ़ने की खबरें आ रही हैं। वहीं ब्लैक फंगस से संक्रमित 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जिला अस्पताल में अलर्ट मोड जारी कर दिया है। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या धीरे धीरे आगरा में कम हो रही है, लेकिन अब ब्लैक फंगस नाम की बीमारी आगरा के ऊपर तेजी से मंडराने लगी है। एसएन मेडिकल कॉलेज में पिछले 24 घंटों में 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं धीरे धीरे आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। एसएन मेडिकल कॉलेज में अब तक 25 ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया जा चुका है। वहीं जिला अस्पताल में भी ब्लैक फंगस को देखकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। डॉक्टर अलर्ट मोड पर हैं। प्रभारी अधिकारी फार्मेसी डॉक्टर एसपी सिंह सेंगर ने बताया कि लोगों को इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। मरीज की इम्यूनिटी पर खासा ध्यान देने की जरूरत है। जिन लोगों को डायबिटीज है या फिर जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक है, ऐसे लोगों को खासा ध्यान देने की जरूरत है। देखा जा रहा है कि जो लोग कोविड-19 से संक्रमित होने से अस्पतालों में ज्यादा समय तक भर्ती थे, उनको यह बीमारी जल्दी से अपने चपेट में ले रही है। टोटल अब तक हमारे पास लगभग 22 मरीज हैं जो ब्लैक फंगस के लिए सस्पेक्ट थे। उसमें से 7 मरीजों में कंफर्म हो गया है कि ब्लैक फंगस ही है, बाकी सबके लिए प्रोसेस चल रही है। इसमें से जो 7 मरीज जो मैंने कंफर्म बताए, ये 7 वो हैं जिनका हम ऑपरेशन भी कर चुके हैं। इसमें से 1 मरीज ऐसा है जिसकी आंख भी निकाली गई थी, वो ग्वालियर से रेफर होके आया था हमारे पास। और इलाज के लिए जो एम्फोटेरिसिन और इक्वाकोनाजोल और पोसाकोनाजोल, ये जो 3 दवाइयाँ हैं, ये तीनों ही दवाइयाँ अस्पताल प्रशासन में प्रिंसिपल सर ने उपलब्ध कराई हुई हैं। तो फिलहाल हमारे पास दवाइयाँ हैं। जिन मरीजों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ रही है उनका हम ऑपरेशन कर रहे हैं। मरीजों को जो जांच की आवश्यकता है, सीटी स्कैन या एमआरआई की, वो भी कॉलेज में ही हो जा रही है। कोई मौत सर हुई है अभी तक ब्लैक फंगस की? एक मरीज था जो काफ़ी ज़्यादा ही गंभीर रूप से बीमार थे और उनको ब्लैक फंगस के साथ साथ सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, तो उनकी मृत्यु हुई है। किस तरह की सर एहतियात इसमें मरीजों को बरतनी है? मरीज को दो एहतियात बड़े अच्छे तौर पे रखने हैं। एक कि अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना है, किसी भी तरीके से शुगर जो है वो कंट्रोल से बाहर नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो है वो ये है, साफ सफाई का अपने आसपास विशेष ध्यान रखेंगे और बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी स्टेरॉइड या ऐसी दवाइयाँ जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पे दुष्प्रभाव डालती हों, उनका सेवन नहीं करेंगे। फिलहाल सर कितने बेड वगैरह अपने आरक्षित किए गए हैं? दवाइयों का इंतजाम है? दवाइयों के इंतजाम स्थानीय स्तर पर डीएम साहब के माध्यम से और राज्य स्तर पर सरकार की तरफ से रोज एलोकेशन होकर के दवाई हमारे पास आ जाती है। टोटल अस्पताल में इस समय 50 बेड मरीजों के लिए बनाए गए हैं। उस 50 में से 20 बेड ईएनटी विभाग में हैं, जहां पे मरीजों का ऑपरेशन किया जा रहा है, और उस 20 में से इस समय 12 बेड भरे हुए हैं।
तो इससे पूरे ऑल ओवर इंडिया शॉर्टेज बहुत है दवाई की, और इसके दृष्टिगत लेने से मैंने कल जो यूपीएमएसएल की जो एमडी हैं मैडम से मेरी बात भी हुई थी कि हो रहे हैं उतने हमको नहीं मिल रहे हैं। तो मैडम ने बोला था कि अभी हफ्ते भर की प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ने कल एक एडवाइजरी जारी की है। अकॉर्डिंग टू दैट एडवाइजरी पूरे हिंदुस्तान में 6 कंपनियां हैं जो एम्पोटेसिन भी बनाती हैं। इन्हीं 6 कंपनियों को एडवाइजरी जारी हुई है कि ये लोग अपनी जितनी भी एम्पोटेसिन भी है ये मार्केट में ना बेच के सीधा गवर्नमेंट को बेचेंगे। तो मुझे लगता है बस एक हफ्ते में जो शॉर्टेज है, अभी हमारे पास दवाई उपलब्ध है लेकिन जितने मरीज हैं उनके हिसाब से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली मेडिसिन है। इसमें एक दवाई का अगर हम पूरा कोर्स कैलकुलेट करें तो लाखों रुपए में जाता है पर पेशेंट, और उसके बावजूद भी सरकार हमको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रही है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा भी इसमें, हफ्ते 2 हफ्ते में ये जो शॉर्टेज है पूरी हो जाएगी। सिरप उपलब्ध नहीं है, सिरप उपलब्ध नहीं है। मर्क ना की कंपनी सिरप बनाती है, ये बेसिकली ट्रांसप्लांट पेशेंटों में यूज होता था सिरप, लेकिन अब ये अचानक क्योंकि ब्लैक फंगस केस बढ़ गए हैं तो सिरप पूरी तरह से मार्केट से खत्म हो चुका है। और जैसे मैंने कंपनी से बात की, सारी कंपनियों के मैं संपर्क में हूँ, तो उन्होंने बोला कि 1 महीना कम से कम लगेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से सिरप आएगा तो आने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। तो अभी फिलहाल टैबलेट से काम चलाया जा रहा है? टैबलेट्स हमारे पास में आइसोबुकोनाजोल की टैबलेट्स थी, तो वो भी अब आज खत्म हो चुकी हैं, लेकिन हमें कुछ इंजेक्शन हमको प्राप्त हुए हैं जिससे हम काम चला रहे हैं। टोटल मरीज कितने हैं सर ऐसे मेडिकल में? इस वक्त 20 से ज्यादा पेशेंट हमारे पास जी। अगर मरीजों में यह लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो सतर्क रहें। मरीजों में अगर नाक के अंदर सूखापन होना, नाक से खून सफेद या लाल पानी आना एवं नाक में सफेद या काली पपड़ी जमना, नाक बंद हो जाना, इसके साथ ही नाक के आसपास लाल रंग के निशान होना, साइनस की शिकायत होना, ये लक्षण दिखे तो इसके बचाव के लिए तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। ब्लैक फंगस से बचाव, धूल भरी जगह पर मास्क लगाया जाए। टी या खाद का काम करते समय शरीर को कपड़े और जूतों से ढके। नाक एवं शरीर तथा हाथों को नियमित सफाई एवं साफ कपड़े पहने। इन चीजों में सावधानी बरतकर काफी हद तक इस बीमारी को रोका जा सकता है। फिरोजाबाद में अपनी मांगों को लेकर फार्मासिस्ट एसोसिएशन नर्सिंग स्टाफ ने काली पट्टी बांध किया विरोध प्रदर्शन और कहा जियो में 25% एक्स्ट्रा देने की बात। फिरोजाबाद फार्मासिस्ट एसोसिएशन नर्सिंग स्टाफ ने मेडिकल कॉलेज में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नर्सिंग संघ के जिलाध्यक्ष राम गोपाल सिंह ने बताया कि हम सब लोग कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो वही शासन द्वारा जियो के आधार पर जो धनराशि दी जाएगी उसे 25% एक्स्ट्रा बढ़ा के दिया जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे हैं वह अपने परिवार और अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं। हमें ये नहीं मालूम रहता कि आने वाला मरीज पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन बावजूद उसके हम ड्यूटी कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि सभी को 25% एक्स्ट्रा जियो दिया जाए। हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम सब लोग कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सभी लोग कोरोना के में सभी जगह ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन शासन ने जो जियो दिया है कि 25% एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो उसने उसमें घुमा दिया। उसने क्या कर दिया कि जो लोग कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं अंदर, उनको ही दिया जाएगा, उतने दिन का ही दिया जाएगा जितने दिन वो ड्यूटी कर रहे हैं। जबकि सभी वार्डों में ड्यूटी कर रहे हैं, कोई ओपीडी में ड्यूटी कर रहा है, कोई एक्सरे में ड्यूटी कर रहा है। सभी लोग मरीज जब आता है तो ये तो मालूम नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अतः हमारी ये मांग है कि जो जहाँ भी ड्यूटी कर रहे हैं हॉस्पिटल कर्मचारी में, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, किसी भी पद पर है, सो अपनी जान को जोखिम डालकर, अपने परिवार की जान जोखिम में डाल करके वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। इसलिए सभी को वो 25% जो एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जा रहा है वो सबको दिया जाए। इसलिए क्या है कि जैसे कि आज तक हम भी महामारी में जूझते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने इस महामारी में पीछे हटे हैं या हमने सरकार का साथ नहीं दिया। हमने अपने बच्चे छोड़े, घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ के यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। ये भी नहीं परवाह करते कि हमें आगे होना भी क्या है। लेकिन बहुत सी बहनें हमारी ऐसी हैं जो कोविड में समाप्त हो चुकी हैं, इस समय नहीं है दुनिया में भी, लेकिन आज का उसका जो भत्ता है वो क्यों नहीं दिया जा रहा। उसका तत्काल भत्ता दिया जाए, उसके घर वालों को उसका तत्काल पैसा दिया जाए, उनके बच्चों को आश्रित हैं जो उनको नौकरी दी जाए। यहाँ शासन ने एक आदेश पारित किया था कि जो कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं या इसको कोरोना काल में ड्यूटी जो कर रहे हैं, उसको उन लोगों को 25% अलग से प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। लेकिन उसमें फार्मासिस्ट भाइयों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, उनका तो कहीं पे भी नाम नहीं है। तो उसकी हमारी मांग है कि उनको भी 25% अलाउंस दिया जाए। हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों है? उन्होंने कहा कि केवल जो लोग कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं सभी कर्मचारी को दिया जाए, और लेकिन उसमें फार्मासिस्टों का कहीं नाम ही नहीं है। इसके विरोध में उनकी शासनादेश की प्रतियां जलाई गई, उनका संकेत
प्रतीकात्मक वो है आपका प्रदर्शन किया, हमने विरोध प्रदर्शन किया है बस। इसके अलावा जो स्वास्थ्य कर्मी, चाहे सफाई कर्मचारी, चाहे स्टाफ नर्स, चाहे डॉक्टर, फार्मासिस्ट, जो उनके कर्मचारी मर गए हैं, ड्यूटी करते समय उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और शासन द्वारा 50 लाख की राशि व एक बच्चे को नौकरी दी जाए। इस दौरान जयवीर सिंह, जगदीश कुमार, स्टाफ नर्स कृष्णा बंसल सहित कई फार्मासिस्ट व नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहा। आगरा में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि यह आंकड़ा बीते दिनों की अपेक्षा घटता नजर आने लगा है। दरअसल बीते 24 घंटों में आगरा में कोरोना से 6 मौतें हुई हैं। अब आगरा में नए कोरोना मरीजों के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी घटने लगा है, लेकिन यह आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आगरा में मंगलवार को मिले नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या पहले से काफी हद तक घट चुकी है। साथ ही अब मौतों का आंकड़ा भी घटता दिखाई दे रहा है। बीते कई दिनों से लगातार प्रतिदिन 9-10 मरीजों की मौत हो रही है, लेकिन अब बीते 24 घंटों में कोरोना से 6 मौतें हुई हैं। अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो बीते 24 घंटों में 8,567 कोरोना सैंपल के सापेक्ष 24 नए कोरोना मरीज चिन्हित किए गए हैं, जबकि बीते 24 घंटों में 105 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। वहीं वर्तमान में सक्रिय कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 695 पर पहुंच चुकी है। अब तक कोरोना के कुल 25,419 मरीज चिन्हित किए जा चुके हैं, जबकि 24,337 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 387 पर पहुंच गया है। अब तक कोरोना के 8,78,726 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं क्योर रेट बढ़कर 95.74% पर पहुंच चुका है। जिला चिकित्सालय आगरा कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने महामंत्री हरिओम यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा प्रोत्साहन भत्ता 25% कोविड-19 हॉस्पिटल सरकार द्वारा सभी कर्मचारियों को न देने के संबंध में नाराज कर्मचारियों ने आगरा के जिला अस्पताल में काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। शासनादेश की जलाई प्रतियां। मैं डॉक्टर एसपी सिंह सेंगर, प्रभारी अधिकारी फार्मेसी एवं मुख्य संरक्षक जिला कर्मचारी संघ जनपद आगरा। आज हम विरोध प्रदर्शन इस वजह से कर रहे हैं कि हमारे सरकार के द्वारा हमारे कर्मचारियों के अधिकारियों के प्रति सौतेला व्यवहार किया गया है। अगर ये पूछा जाए क्या कुछ ही कर्मचारी अधिकारी कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उन्हीं कर रहे हैं, क्या और कर्मचारी नहीं कर रहे हैं? ये गवर्नमेंट ने लखनऊ में बैठे कैसे सोच लिया? क्या हम नहीं कर रहे हैं? अपने बच्चों की, अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर, अपनी जान जोखिम में डालकर सुबह से आके रात तक हो जाती है, सब व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने चंद, अब मेरी जानकारी में आया कि आगरा जिले में मात्र 6 वार्ड बॉय के नाम है। क्या पूरे 6 वार्ड बॉय पूरे स्वास्थ्य विभाग को या अन्य कैडर में भी ऐसे ही कुछ ही नाम है? क्या 2-4 लोग ही पूरे कोरोना काल में ड्यूटी दे सकते हैं? क्या वही सिर्फ इलाज कर सकते हैं? क्या उन्हीं की गंभीरता है? तो ये सरकार को सोचना चाहिए। सभी का सहयोग है और सभी इसमें बराबर की भागीदारी दे रहे हैं और सभी का जान जोखिम में है। मांग क्या करते हैं सर? हमारी सरकार से यही मांग है कि प्रोत्साहन राशि सभी को दी जाए और अन्य जैसे हरियाणा का सुना था कि एक माह का वेतन, अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा, तो बिहार का भी है, तो उसी तरह यहाँ भी 1 माह का अतिरिक्त वेतन देने की बजाय प्रोत्साहन राशि भी कुछ ही लोगों को देके एक विभाजन वाली नीति का पालन किया, इसे न किया जाए। सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए और प्रोत्साहन राशि सभी को दी जाए। मैं हरिओम यादव, महामंत्री जिला चिकित्सालय कर्मचारी संघ जनपद आगरा। सरकार द्वारा जो प्रोत्साहन राशि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई है वो कुछ ही लोगों को दी जा रही है। सरकार द्वारा जो सौतेलापन जो व्यवहार किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। प्रदेश के संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो आह्वान किया गया है उसके उपलक्ष्य में आज दिनांक 25 मई 2021 को हम लोगों ने शासनादेश की प्रतियां जलाकर अपना प्रतीकात्मक विरोध प्रकट किया है और सरकार से मांग करते हैं कि हमारे यहाँ सभी फ्रंट वर्कर कार्यकर्ता हैं, चाहे वो संविदा कर्मी हो, चाहे आउटसोर्सिंग का कर्मचारी हो, चाहे ठेकेदारी पर को कर्मचारी हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सभी कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर कोविड में
महामारी में कार्य कर रहे हैं और कई कर्मचारी हमारे इस कोविड के महामारी में दिवंगत हुए हैं। सर, अन्यथा की स्थिति में क्या किया जाएगा अगर मांगे नहीं मानेंगे? यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम आगे चल करके बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार से मांग करते हैं कि अन्य राज्यों में जो 1 माह का वेतन दिया जा रहा है वो 1 माह का प्रोत्साहन राशि हम सभी कर्मचारियों को, किसी भी कैडर का हो, सबको देने की कृपा करें। मैं राकेश भाई विफल, कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष जिला अस्पताल आगरा से हूं और शासन का जो प्रोत्साहन राशि का जो शासनादेश आया है उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं, उसकी प्रतिलिपि जला रहे हैं। ऐसे ही नहीं जला रहे, इसके लिए साथ हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। हमारे प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक अधिकारी फ्रंट लाइन का वर्कर होने के बावजूद कुछ ही लोगों को, कुछ ही संख्या में, ना के बराबर लोगों को ये राशि दी जा रही है जो ना काफी है। हम चाहते हैं कि ये राशि 25% बढ़ा के लगभग 1 माह का वेतन दिया जाना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और हमारे शासन केंद्रीय नेतृत्व में जो आह्वान किया है कि हम इसको विरोध करें और हमने सबको इसका विरोध किया है और शासन से ये अपील की है एक संघर्ष के बहाने कि आप लोग जो है सुधर जाएं, अन्यथा की स्थिति में हमें आगे संघर्ष और करना पड़ेगा। आगरा छावनी के ठेके के सफाई कर्मचारियों से नौकरी करने के बाद भी रिश्वत मांगने का मामला जोर शोर से सोशल मीडिया पर चल रहा है। आगरा छावनी के अंतर्गत विगत दिनों कीर्तन की मांग को लेकर के ठेके के कर्मचारियों के द्वारा काम बंद हड़ताल की गई, जिसमें कर्मचारी और ठेकेदार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। आगरा छावनी के ठेके के सफाई कर्मचारियों से नौकरी करने के बाद भी रिश्वत मांगने का मामला जोर शोर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगरा छावनी के अंतर्गत विगत दिनों कीर्तन की मांग को लेकर ठेके के कर्मचारियों के द्वारा काम बंद हड़ताल की गई, जिसमें कर्मचारियों और ठेकेदार के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा छावनी परिषद के अधिकारियों से वार्ता करने के बाद इस पूरे मामले में समझौता कराया गया और किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाए और हटाए गए कर्मचारियों को नौकरी पर लगाने का भरोसा कर्मचारियों को दिया गया। उस समय कर्मचारियों के द्वारा आगरा छावनी के कर्मचारी मनीष नेयर पर नौकरी के नाम पर पैसे लेने और नहीं देने पर नौकरी से हटाने के आरोप लगाए गए। मनीष भाई को मैंने 19 तारीख को फोन किया था, मनीष भाई ने फोन नहीं उठाया मेरा, जबकि मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत हुई थी पैसों की। फोन नहीं उठाया, क्या ही फोन करे। इसके बाद मैं परसों मथुरा गया, मथुरा से लौट के आया शाम को, तो मैंने कल भी फोन किया था, तो उन्होंने इतना बोला कि तू मेरे पास सदर में आए क्या। अब एक बताओ मुझे कि सपने आ रहा है कि तुम सदर में आए हो, आए तो हमें बताओ ना कि सदर में हम आए हुए हैं। फिर प्लस दूसरी बात ये है कि 10,000 को उन्होंने अपने घर पे दिए थे, उस पर वीडियो बनाई थी और फिर इसके बाद में कोई एक पैसा नहीं आया। और दूसरी बात ये है कि 128 की लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी मेरा पेमेंट नहीं आया 128 की लिस्ट में भी। और दूसरी बात तो ये है कि बैंक की पासबुक मांगी थी, वो हमने दिए थे, तुम्हारे पैसे अकाउंट में मांगे, मगर अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। मनीष कोमल जी के घर पे गया था मैं पैसे मांगने, पहली बार हमारी वीडियो बना के उसने अपने घर से पैसे दिए। उसका भाई वीडियो बना रहा था, 5,000 रुपये हर को दे रहा है, जो जबरदस्ती कर रहा है उसको 10,000 रुपये दे रहा। ठीक है, उसके बाद में मैं उसके घर पे गया हूँ तो उनने मम्मी ने मना कर दिया कि लौंडा है नहीं। ठीक है, उसके बाद अन्यथा मैं गया नहीं। अब भी मेरा 50 दिन का हिसाब है पूरा अब तक का। एक बार फिर यह मामला यह कहते हुए तूल पकड़ा जा रहा है कि समझौता कराने वाले वाल्मीकि समाज के एक नेता के द्वारा कर्मचारियों से 2800 प्रति महीना मांगे जा रहे हैं और नहीं देने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि उपरोक्त नेता के द्वारा दी जाने वाली धमकी का ऑडियो उनके पास मौजूद है। पीड़ित कर्मचारियों का कहना है कि छावनी परिषद के कर्मचारियों से सांठगांठ कर ठेकेदार और उपरोक्त नेता कर्मचारियों से लगातार 2800 रुपए महीनेदारी बांधने का दबाव डाल रहे हैं। फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए समाज में बताया कि भाई ऐसा गलत हो रहा है, इन लड़कों को तो इनकी तनख्वाह नहीं आई है, धमकी दी जा रही है। तो उसमें मनीष भाई ने कल ये भी बोली है कि मैंने क्या जो पुलिस द्वारा कार्रवाई करी जाएगी, ये लड़के उठा जाएंगे। कुछ लड़के हमारी बस्ती में भी आए थे कल, जो उसकी माँ बहन की गाली गलौज करके गए, गुलशन के घर पे बहुत गंदी गंदी गाली बक के गए, जिसमें वो कह रहा था कि मैं सुमित को भी देख लूंगा और से भी देख लूंगा, तनख्वाह नहीं दे रहा है। अब वो कह रहे हैं अजय भाई का सबका ही नाम है, काफी लड़के हैं इसके अंदर। अब गंदी गंदी गालियां तो कोई माँ बहन तो करवाने बैठा नहीं है फ्री में, एक तो काम करें ऊपर से माँ बहन की गाली बकें, फिर इन्हें पैसे दें। अब इसका जरिया तो समझ में आ रहा नहीं है भाई, पैसे काहे के मांगे जाना, बताओ तो सही खुल के। हिसाब मांग रहे हैं हमने बोली क्या हिसाब तो बताओ कम से कम, किस बात के पैसे लिए जा रहे, कितना बच रहा है।
अरे का तुम्हें इससे क्या मतलब है, मैं तो खाऊंगा उस पैसे को जी हमारे मुंह पे गई है। लगभग 4-5 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है कि छावनी के जो ठेका सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ जिस तरीके का दुष्व्यवहार, एक तो पैसा मांगा जा रहा है जबरन, उनके साथ गाली गलौज की जा रही है, अभद्रता की जा रही है। उसी की खबर सुन करके मैं 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा विचलित था, लेकिन आज मेरे सफाई कर्मचारी भाइयों ने मुझे बुलाया है यहाँ पे। मैं अपने भाइयों के बीच में आया हूँ और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई से लेकर के सामाजिक तक कार्रवाई कराने का काम करेंगे और हम अपने कर्मचारी भाइयों के साथ हैं। इस पूरे मामले का जिक्र कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद के द्वारा अपने कर्मचारी पर अंकुश लगाने, ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करने सहित कई मामलों पर कोई गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों के साथ होने वाले उत्पीड़न लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कर्मचारियों को मिलने वाले भविष्य निधि को भी समय पर जमा नहीं किया जा रहा है। यदि कर्मचारियों के द्वारा अपनी इन समस्याओं के बारे में ठेकेदार के कर्मचारियों से जानकारी की जाती है तो उन्हीं कर्मचारियों को छावनी परिषद का यह कर्मचारी ठेकेदार से कहकर काम से निकाल देता है। इस भयंकर कोरोना काल में आगरा छावनी के सफाई कर्मचारियों के इस उत्पीड़न से तंग परिषद के खिलाफ कर्मचारियों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर आज पीड़ित कर्मचारियों की एक बैठक वाल्मीकि बस्ती लालकुर्ती वार्ड में मंदिर पर आयोजित हुए, जिसमें कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए छावनी परिषद के उपयुक्त कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम आने के करीब 20 दिन बाद सोमवार को नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत मंगलवार से ग्राम प्रधानों और पंचायतों सदस्यों को शपथ ग्रहण कराने का सिलसिला शुरू होने वाला। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम आने के करीब 20 दिन बाद सोमवार को नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत मंगलवार से ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों को शपथ ग्रहण कराने का सिलसिला शुरू होने वाला है। लेकिन इसमें गौर कर देने वाली बात यह है कि करीब 22,000 से ज्यादा गाँव में पंचायत की कार्यकारिणी पूरी नहीं हो सकेगी। ऐसे में कुछ गाँव में पुनः चुनाव कराने के बाद ही यह कोरम पूरा हो सकेगा। 13 सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई गई है और कार्यक्रम जूनियर स्कूल में रखा गया है और शपथ ग्रहण 13 सदस्यों को प्रधान भी शामिल है। बता दें कि नवगठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई को होगी। इन ग्राम पंचायतों में कार्य के संचालन के लिए 6 समितियां गठित की जाएंगी, लेकिन गांव की सरकार बनाने में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 22,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों का कोरम पूरा नहीं हो सका है। ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश महामंत्री नानक चंद्र शर्मा ने कहा कि सदस्यों के चुनाव में ग्रामीणों का रुचि न लेना एक चिंता का विषय है, जिसके चलते ग्राम पंचायतों में सदस्यों की भूमिका प्रभावी न होने के कारण कोरम पूरा न होने जैसा संकट छा जाने लगा है। वहीं अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह का कहना है कि ग्राम पंचायत में गठित समितियों की अहम भूमिका होती है, इसलिए समितियों को प्रभावी बनाया जाना जरूरी है। आज शपथ समारोह हुआ है, किस तरीके से कितने लोगों के साथ शपथ ग्रहण किए और सबसे पहले अगर बात करें तो प्रधानमंत्री किन समस्याओं का निदान करने वाले हैं? हमने लगभग टोटल 15 सदस्य हैं, 14 सदस्यों के साथ शपथ लिए आज हमने। और जैसे ही हमने ये हमारे ग्रामवासियों को हमें जिम्मेदारी दी है ग्राम प्रधान की, जो आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत हम सब आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं। और पूरे 5 साल तक लगातार हर संभव हमारा प्रयास होगा। हम विकास के मुद्दे पे, सफाई के मुद्दे पे देखा हो हमारे जिले में गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है और जल भराव बहुत ज़्यादा है और ये मूल मुद्दे हैं। इनके अलावा और भी जो सरकार के द्वारा जो नई नई चीजें विकास के कार्य के लिए आएंगी उनको हम जन जन तक पहुँचाएंगे, ये हमारा उद्देश्य है। इस नियोजन एवं विकास समिति, प्रशासनिक समिति और शिक्षा समिति का सभापति ग्राम प्रधान होता है। अलावा इसके निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और जल प्रबंधन समिति के सभापति का चुनाव ग्राम पंचायतों सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाता है। हर महीने ग्राम पंचायत समितियों की बैठक होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत सदस्यों के पद खाली होने के कारण कई जगह प्रधान शपथ नहीं ले सकेंगे। शपथ के लिए कोरम का पूरा होना जरूरी है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास सुर्खियों के साथ। आगरा जनपद के थाना बाहा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिजौली में केंद्रा मार्ग स्थित किसान की झोपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि उसमें बंधे हुए 11 पशुओं की मौत हो गई, तो वहीं 2 पशुओं सहित किसान झुलस गया। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग से किसान का भारी नुकसान हुआ। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार बाहा थाना क्षेत्र के गांव बिजौली केंद्रा मार्ग स्थित निवासी किसान मुन्नालाल पुत्र सुखलाल उम्र करीब 65 वर्ष की झोपड़ी और पशुओं के बाड़े में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि झोपड़ी में बंधे 11 पशु, जिसमें 5 भैंस और 6 बकरियों की जलकर मौत हो गई। वहीं 2 भैंसें गंभीर रूप से झुलस गई। झोपड़ी में सो रहा किसान मुन्नालाल आग से गंभीर झुलस गया। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण एकत्रित हो गए। उन्होंने पानी मिट्टी डालकर आग को बुझाने का प्रयास करते हुए पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी देर बाद आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक झोपड़ी में रखा हुआ 4 कुंटल गेहूं, 2 कुंटल सरसों, अरहर और खाने पीने का हजारों का सामान सहित कपड़े आदि जलकर राख हो चुके थे। परिजनों द्वारा आग से झुलसे किसान मुन्नालाल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाहा में इलाज को भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। भीषण आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी बाहा अब्दुल बासित ने राजस्व विभाग की टीम के साथ घटना की जानकारी ली और राजस्व विभाग की टीम द्वारा आग में हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने फौरी तौर पर किसान के खाने पीने के लिए दाल चावल आदि खाने पीने के सामान की व्यवस्था कराने के भी आदेश राजस्व विभाग को दिए। वहीं आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो सका। इसी संदर्भ में उप जिलाधिकारी बाहा अब्दुल बासित ने बताया कि अज्ञात कारणों से किसान की झोपड़ी में आग लग गई थी। उसमें कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन टीम द्वारा कराया गया है और पीड़ित को यथासंभव मुआवजा व अन्य संभव सहायता दिलवाई जाएगी। शमशाबाद थाना क्षेत्र में घर के बाहर बने बरामदे में सो रहे किसान पर बाइक सवारों ने गोली मारकर घायल कर दिया। परिजनों ने घायल बुजुर्ग किसान को उपचार के लिए आगरा निजी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। घटना थाना शमशाबाद क्षेत्र की है, जहां विगत देर रात्रि करीब 2 बजे थाना शमशाबाद क्षेत्र स्थित धर्मशी पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर हरिकांत शर्मा उम्र करीब 60 वर्ष घर के बाहर बने अपने बरामदे में सो रहे थे। तभी एक बाइक सवार हरिकांत की चारपाई के पास रुकता है और चारपाई पर सो रहे हरिकांत पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। बदमाश की गोली लगने से बुजुर्ग हरिकांत गंभीर रूप से घायल हो जाता है और गोली चलने की आवाज सुनकर परिजनों के साथ साथ मौके पर ग्रामीण भी एकत्रित हो जाते हैं तथा शोर शराबा सुनकर बाइक सवार युवक मौके से फरार हो जाता है। घर के सामने घायल पड़े हरिकांत को देखकर परिवार में कोहराम मच जाता है। आनन फानन में घायल बुजुर्ग हरिकांत को परिजन आगरा निजी हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती करा देते हैं तथा घटना की जानकारी इलाकाई पुलिस को दे दी जाती है। थाना शमशाबाद क्षेत्र में गोली लगने से घायल बुजुर्ग की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुँच गयी और जाँच पड़ताल में जुट गयी। आज सुबह करीब 2:30 बजे एक सूचना मिली थी कि धीमश्री चौकी थाना शमशाबाद के अंतर्गत एक व्यक्ति हरिकांत को गोली लगी थी। तो तत्काल पुलिस मौके पे पहुंच गया है। पहुंच के वहीं पे छानबीन कर रही थी तो वहां पे संदिग्ध रूप से एक व्यक्ति घूम रहे थे। उसका नाम दुर्गेश कुमार है। तो तत्काल पुलिस उसको दबोच कर पकड़ा गया है और पकड़ के तलाश लेने पर उनपे इस जिंदा कारतूस मिले थे। तो जब उससे कड़ाई से पूछताछ किया तो उन्होंने घर के बगल में एक छुपा रखे एक तमंचा भी दिखाया और स्वयं कबूल लिया है कि उन्होंने गोली चलाया है। तो पूछताछ करने से ये पता चल रहा है कि उनका घर के सामने जमीन है, जो इस जमीन का कब्जे को लेकर विवाद है
तो इन्होंने जिसके ऊपर गोली चलाया वो और 3 और नाम बता रहा है जिनसे इनका विवाद है। एसएसपी पूर्वी अशोक ए वेकेंड ने बताया कि हरिकांत के घर के सामने एक प्लॉट को लेकर उसका पड़ोसियों से विवाद चल रहा था, जिसे लेकर हरिकांत पर उसके पड़ोसी द्वारा जानलेवा हमला किया गया। आरोपी को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है और पकड़े गए युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हरिकांत पर हमला करने वाले अपराधी से तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। पकड़े गए पड़ोसी को जेल भेज दिया गया है। फिरोजाबाद में प्रधानी चुनाव के जीते हुए प्रत्याशी की दबंगई सामने आई है। हारे हुए प्रत्याशी पर लाठी डंडे चाकू से हमला किया गया है। 4 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद में जहां प्रधानी चुनाव बेशक खत्म हो गया हो, लेकिन चुनावी रंजिश का दौर अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। घटना फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर क्षेत्र के अतारपुर गांव की है, जहां पर जीते हुए प्रत्याशी के समर्थकों ने हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों का रास्ता घेरकर लाठी डंडा चाकू से हमला कर दिया। यानी जो प्रधान पक्ष का जो अभी जीता हुआ प्रधान है उसके जो सपोर्टर हैं, उन्होंने सर हमको आके तंग किया और गाली वाली दी। तो हम थाने में तहरीर लिखाने गए। जो थाने से वापस हो रहे तो उन लोगों ने उनका घर रास्ते में पड़ता तो उन लोगों ने खींच के हम लोगों को चाकू से और मेरी उंगली खाली और उसने मेरे को लाठी से भी मारा। ये तो वहाँ सभी लोग थे, एक तो नहीं था, ये रामनिवास था और था। जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। शिकोहाबाद राही गेस्ट हाउस में बनी अस्थायी गौशाला का मंगलवार को चेयरमैन पति और ईओ ने निरीक्षण किया, जहां गौशाला में पशुओं के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। शिकोहाबाद राही गेस्ट हाउस में बनी अस्थायी गौशाला का मंगलवार को चेयरमैन पति और ईओ ने निरीक्षण किया, जहां गौशाला में पशुओं के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पशुओं के लिए परिसर में थोड़ा पानी भरा होने से गौवंशों को हो रही परेशानी को देखकर तुरंत सफाई करने के निर्देश दिए। अभी हमने यहाँ औचक निरीक्षण किया है। ईओ साहब हमारे साथ हैं, बड़े बाबू ऐसाराम जी हमारे साथ हैं। यहाँ पे खाने का स्टॉक 4-5 दिन का अभी पर्याप्त है। हरा चारा रोज के रोज आता है, वो अभी सुबह के लायक है, शाम को फिर मंगाने के बराबर निर्देश हैं। साफ सफाई थोड़ी कम थी, उसके लिए कर्रा करके दिशा निर्देश दे दिए गए। शाम को दोबारा फिर चेक करी जाएगी। गौशाला का निरीक्षण आज माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ और बड़े बाबू के साथ यहाँ पर आके देखा गया है। तो भूसे और चारे की जो स्थिति है वो संतोषजनक है। फिर भी ये बोल दिया गया है कि हाँ भूसा और स्टॉक में जमा करवा लें ताकि आने वाले समय में दिक्कत ना हो। और बाकी रातों वगैरह भी ठीक है। 6 बोरियां अभी स्टॉक में पड़ी हुई है और मंगवा दे रहे हैं यहाँ पर, वो भी निर्देशित कर दिया गया है। सफाई के लिए कुछ जगहों पर पानी भरा पड़ा है और सफाई की एक टीम अभी लगवा के निर्देशित किया गया है, इसको तुरंत सफाई करवा दें। बाकी पानी की और चारे की व्यवस्था और सब ठीक है, यहाँ की और सामान्य व्यवस्थाएं ठीक है। चेयरमैन पति अब्दुल वाहिद और ईओ अवधेश कुमार ने राही गेस्ट हाउस में बनी अस्थायी गौशाला का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां पर देखरेख कर रहे स्टाफ को सख्त निर्देश दिए और कहा कि गायों को यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यह सभी लोग अच्छी तरह जान लें। उन्होंने कहा कि वहां कुछ खामियां मिली, जिन्हें उन्होंने मौके पर ही दुरुस्त करा दिया। इस दौरान बड़े बाबू हृदयराम यादव, विजय बहादुर राठौर, गौतम यादव सभासद भी मौजूद रहे। फिरोजाबाद में झोलाछाप डॉक्टरों का आतंक। ग्रामीणों को मामूली सर्दी जुकाम को कोरोना वायरस बताकर ठगी करने का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने झोलाछाप डॉक्टर की जमकर पिटाई की। बता दें कि घटना फिरोजाबाद जनपद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के नगड़ा जवाहर की है, जहां कई दिनों से सर्दी जुकाम को कोरोना बताकर ठगी करने वाले झोलाछाप डॉक्टर को पकड़कर ग्रामीणों ने आज जमकर मारपीट कर दी। वहीं झोलाछाप घायल डॉक्टर ने अपना चिकित्सा परीक्षण कराया, जहां ग्रामीणों का आरोप है झोलाछाप डॉक्टर गांव में आकर लोगों को सर्दी जुकाम को कोरोना वायरस बताकर सरकारी अस्पताल में बंद कराने की धमकी देकर लंबी धन उगाही करता है। राकेश डॉक्टर नगला गांव से आता है और ये खांसी जुकाम होने पर ये कोरोना को भूसे करता है, लोगों से नाजायज पैसे चकता है ये, और नहीं कहता मैं सरकारी हॉस्पिटल में शिकायत कर दूंगा, नहीं तो अन्यथा मुझे पैसे दो। मुझे तो दवाई के बहाने ले गया कि मेरे पिताजी बीमार हैं, चलो क्या कहते मेरे घर पर देख लो जाके। तो जैसे मैं यहाँ गया उसके घर पर एक गेट खोल के दूसरे गेट में उसने मुझे अंदर कर दिया।
अंदर जैसे किया वैसे उसने लात मार के मेरे सर में उसने हथौड़िया की चोट लगाई, 2-3 हथौड़ियाँ मारी। मैंने उससे मेरा हाथ हुई उससे तब, और मेरा आला, बीपी मशीन, आला और मोबाइल और एक मेरा अंगूठी थी हाथ में, वो अंगूठी, सारी चीज वहीं गिर गई। वहीं घायल चोराचाप डॉक्टर ने मारपीट लूट घटना की तहरीर थाने में दर्ज की है। फिरोजाबाद के थाना उत्तर के मथुरा नगर में एक महिला की संदिग्ध हालतों में मौत हो गई। मृतका के मायके वालों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। पूरा मामला थाना उत्तर के मथुरा नगर का है, जहां सोमवार की देर रात को इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 35 वर्षीय पूनम नामक महिला की संदिग्ध हालतों में पुलिस ने लाश को बरामद किया और मौके पर पहुंचे मृतका के मायके वालों ने पति ब्रजेश पर हत्या का आरोप लगाया है। बीरू जी कौन है आपकी, ये क्या मामला हुआ है? मेरी बहन है ये, और मेरी जीआई ने जो कुछ कराया मार दिया। कैसे मारा है, कैसे पता लगा आपको? तो पड़ोसी ने कॉल की छोटे वाले भाई के पास, उसने बताया, हम आए तो पता चला वहाँ मार दिया, ना कोई कॉल की हमारे पास, ना कुछ भी घटना। हम आए तो वहाँ मतलब चलाने की तैयारी हो रही थी। तो क्या लगता है आपको, क्या कारण रहा और कहाँ की रहने वाली है ये? खनिया नगर पैमतुर गए। हम लोगों को अवगत कर, किसी में पड़ोसी ने, वहाँ के मथुरा नगर के पड़ोसी ने अवगत कराया था कि इसी तरीके से ये लड़की खत्म हो गई यहाँ। तो किसी ने कहा कि फांसी लगा के खत्म हो गई है, लेकिन जब हम वहाँ पर गए थे तो हमें लड़की की बॉडी वहाँ गली में पड़ी हुई मिली, लेकिन किसी न तो महल्ले वालों ने कहा ये बॉडी यहाँ कैसे आई, और न ही उनके जो पति थे वो वहाँ से फरार थे। मौके पर पुलिस पहुँच चुकी थी, लेकिन पुलिस ने ये आश्वासन दिया है हमें कि सवेरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हम कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है कैसे हत्या हुई है इनकी? सर ये पति पत्नी का कोई मैटर होगा उसमें, अब वहाँ इतनी तो हमको जानकारी। ससुराल वाले हैं यहाँ पर, आएंगे वो? ससुराल वाले सर कोई नहीं है वहाँ, गली महल्ले में भी नहीं है वहाँ पर। फरार हैं क्या करते? जी सर। कौन है आपकी? सर ये सेक्टर है। अच्छा ठीक। बताया जाता है कि महिला की करीब 15 वर्ष पूर्व में शादी हुई थी। महिला ने एक बच्ची को गोद ले रखा था। महिला की मौत की वजह साफ नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जारी है। मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया।